से इलेक्ट्रोड्स को हम यूज करते हैं? तो बेटा डेनियल सेल के अंदर या गैल्वानिक सेल के अंदर जिंक ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर रिड्यूस होता है। देखो बेटा जिंक ऑक्सीडाइज होगा, देखो जिंक ऑक्सीडाइज और कॉपर रिड्यूस होता है, ये रिएक्शन हो जाता है। जिंक प्लस कॉपर, जिंक होता है और कॉपर के आयंस होते हैं बेटा। जिंक सॉलिड में होता है और कॉपर के आयंस होते हैं, और रिएक्शन में जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर रिड्यूस होता है। तो अब देखो ऑक्सीडेशन इसके अंदर हुई है और इसके अंदर रिडक्शन हुई है। और इस सेल को क्या कहते हैं बेटा? डेनियल सेल या गैल्वानिक सेल। देखो डेनियल सेल या गैल्वानिक सेल। अब इसके अंदर आपको मैं पढ़कर बता देता हूं, समझा देता हूं कि जिंक की प्लेट को डिप किया जाता है बेटा, जिंक को डिप किया जाता है, जिंक की मेटल की प्लेट को डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट में। जिंक प्लेट को डिप किया जाएगा कॉपर सल्फेट के अंदर, और कॉपर सल्फेट में कॉपर के आयंस होते हैं और वो कॉपर के आयंस रिड्यूस हो जाते हैं। बेटा देखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। बेटा कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, इसके अंदर कॉपर आयंस हैं, आओ कॉपर आयंस रिड्यूस हो गए, कॉपर आयन क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, और जिंक आयन सल्फेट के साथ मिल गए। और सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। तो ब्लू कलर कलरलेस हो जाएगा क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। उसके अंदर जब जिंक की राड को डिप करेंगे तो क्या होगा? जिंक ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रिड्यूस होगा। जिंक में ऑक्सीडेशन होगी बेटा, देखो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, सॉरी इधर जिंक में ऑक्सीडेशन हुई है और जो कॉपर आयंस हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। और इसके अंदर देखो फिगर भी बनी हुई है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड जिंक है, दूसरा है कॉपर इलेक्ट्रोड। बेटा एक इलेक्ट्रोड जिंक का है और दूसरा क्या है? कॉपर है। ये बेटा जिंक इलेक्ट्रोड है और जिंक इलेक्ट्रोड एनोड होगा क्योंकि जिंक में ऑक्सीडेशन होती है। जिंक एनोड है क्योंकि जिंक में ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है, तो जिंक एनोड है। ठीक है, और कॉपर कैथोड है। अब जिंक को डिप करेंगे जिंक सल्फेट के अंदर। बेटा जिंक को डिप किस में करेंगे? जिंक सल्फेट के अंदर। कॉपर को डिप करेंगे कॉपर सल्फेट के अंदर, और ये साल्ट ब्रिज है। बेटा ये साल्ट ब्रिज है जो आयन को ट्रांसफर करती है, इसके जरिए आयन ट्रांसफर होते हैं। और यहां पे वोल्ट मीटर लगा होगा जो रीडिंग बता देगा, पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज बताएगा।
रिएक्शन के वोल्टेज बता देगा कि कितने वोल्टेज कितने हैं, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। बेटा ये रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। जिंक खुद ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा। तो ये कह रहा है। अच्छा दूसरी बात, आज सुबह हमने पढ़ा था कि जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बेटा नेगेटिव की होती है। जिंक आयंस रिड्यूस होते हैं, जिंक मेटल में तब्दील हो जाता है, और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस का 0.76 वोल्ट, और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल प्लस की है 0.34 वोल्ट। सुबह मैंने आपको बताया था कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। अब ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिंक होगा। देखो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह होगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहे हैं, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। बेटा जिंक ऑक्सीडाइज और कॉपर रिड्यूस होगा। जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक आयंस बढ़ जाएंगे। बेटा जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो सॉल्यूशन में जिंक आयंस बढ़ेंगे, जिंक आयंस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो आयन में तब्दील हो रहा है। ये जिंक की जो पट्टी है, प्लेट है, वो ऑक्सीडाइज होकर आयन में तब्दील हो रही है। जिंक आयन बन रहे हैं बेटा, और वो जिंक आयन क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये जो जिंक आयंस होंगे, मैं दूसरी पेन से लिख रहा हूं, ये मूव करेंगे बेटा साल्ट ब्रिज के जरिए, और यहां पे सल्फेट आयन बढ़ेंगे, वो यहां पे मूव करेंगे। इसका मतलब है जिंक आयंस इधर जाएंगे और सल्फेट आयन इधर आएंगे, ताकि सॉल्यूशन न्यूट्रल रहे। तो ये जो साल्ट ब्रिज है ये आयंस को ट्रांसफर करती है। अब इसको पढ़ लेते हैं। यहां पे सोडियम आयन लिखा हुआ है बेटा, सोडियम आयन का कोई रोल नहीं है इधर, ये जिंक आयन से लिखने में हुआ है इस तरह। जिंक आयंस इधर जाएंगे, ये जिंक आयंस यहां पे जाएंगे, और सल्फेट आयन इधर आएंगे। कहता है इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम जिंक टू कॉपर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा जिंक से कॉपर की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह होगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, बेटा देखो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल रहे हैं, ठीक है, और जिंक की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो प्लस की 0.76 वोल्ट हो जाती है। कॉपर में रिडक्शन होगी, जीरो पॉइंट 34। अच्छा अब निकालें ई सेल। बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, जो फोर्स रिएक्शन को ड्राइव करेगी, बेटा जो फोर्स रिएक्शन को ड्राइव करती है इसको कहते हैं ई सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ई सेल बराबर होती है ई रिडक्शन या ई कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा बेटा कैथोड पर कौन है, कॉपर है, कैथोड पे कॉपर जा रहा है। देखो कैथोड पर रिएक्शन कॉपर में हो रहा है, तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे 0.34 माइनस जिंक की, यहां पे हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखनी पड़ेगी इधर, वो माइनस की है 0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 0.34 प्लस 0.76 1.1 वोल्ट। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि इस सेल का जवाब प्लस का आ रहा है। तो यहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि रिएक्शन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रिड्यूस होगा।
इधर देखो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। जिंक में ऑक्सीडेशन और कॉपर में रिडक्शन। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर आयंस। इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से निकलेंगे बेटा, जिंक की रॉड से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक की रॉड ऑक्सीडाइज होगी, जिंक मेटल ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर आयंस रिड्यूस हो जाएंगे। और जो एक्सटर्नल सर्किट होगा जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है बेटा, ये एक्सटर्नल सर्किट है जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और वोल्टेज आएगा 1.1 वोल्ट। पोटेंशियोमीटर रीडिंग बताएगा 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट शो करेगा, ठीक है। और जिसके अंदर क्या होगा, जिंक की रॉड ऑक्सीडाइज होगी, कॉपर के आयंस रिड्यूस हो जाएंगे। और साल्ट ब्रिज बेटा, जो साल्ट ब्रिज है पोटाशियम क्लोराइड जेली की बनी होती है, पोटाशियम क्लोराइड भी है, पोटाशियम नाइट्रेट या सोडियम सल्फेट, ठीक है, जेली की बनी होती है ये पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट या सोडियम सल्फेट। ये आयन को ट्रांसफर करेगी, इसके जरिए आयन ट्रांसफर होंगे, ये जो आयन्स होंगे वो आयन ट्रांसफर होते हैं। साल्ट ब्रिज अलो द मूवमेंट ऑफ द आयन्स। साल्ट ब्रिज क्या करेगी, आयन्स की मूवमेंट करेगी, आयन्स की मूवमेंट को अलो करती है, इजाजत देती है आयन्स की मूवमेंट को, कि आयन्स फ्लो करेंगे। जो आयन्स होंगे, जो जिंक आयन्स हैं या दूसरे आयन्स होंगे वो फ्लो करेंगे। इसके अंदर दो हाफ सेल्स के दरमियान आयन्स फ्लो करेंगे इस साल्ट ब्रिज के जरिए। ये साल्ट ब्रिज आयन को ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। अब एक रिएक्शन एनोड पे होगा और दूसरा होगा कैथोड पे। तो बेटा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, और एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, याद कर लो, एनोड पर वो रिएक्शन होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम होगी। इस पे भी देखो लिखा हुआ है यही बेटा, एनोड पे रिएक्शन वो होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी। तो अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल कम किसकी है, जिंक की है, जिंक की वैल्यू नेगेटिव की है। देखो जिंक की वैल्यू नेगेटिव के तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और कॉपर देखो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। जिंक एनोड पे चला जाएगा, कॉपर कैथोड पे चला जाएगा। अब अगले पेज पर आ जाओ, अगले पेज पर यही बता रहा है ये 272 पेज पर कह रहा है जिंक हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जिंक में टेंडेंसी है लूज करने की। तो बेटा लूज करने की टेंडेंसी किस में होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होगी। जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो जिंक में टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्योंकि इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, यही सबब है। कॉपर के मुकाबले में द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा। मतलब वही चीज जो आपको सुबह मैंने बताई थी कि भाई जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत है, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस की है वो गेन करेगा। तो इस रिएक्शन में भी वही देखो, इस रिएक्शन के अंदर वही हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद खुद हो जाएगा, किसी की फोर्स की जरूरत नहीं है। दो इलेक्ट्रॉन दो में कैंसिल हो गए, जिंक प्लस कॉपर आयंस क्या बन जाएगा, जिंक आयन बनेगा, कॉपर बनेगा जीरो। तो कॉपर रिड्यूस हुआ है, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब देखें, कह रहा है ये इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वानिक सेल, बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वानिक सेल या डेनियल सेल वो सेल होता है जिसमें स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। मतलब एक सेल ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं वोल्टिक सेल, गैल्वानिक सेल या डेनियल सेल, जो, ठीक है, कि भाई एक में ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे में रिडक्शन होगी। डेनियल सेल सिर्फ जिंक और कॉपर के लिए है, बाकी वोल्टिक सेल तो जनरल है। बेटा वोल्टिक सेल वो होता है जिसमें स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, मगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो। स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद खुद रिएक्शन हो जाए, एक ऑक्सीडाइज दूसरा रिड्यूस। अब बातें सेल पोटेंशियल। बेटा सेल पोटेंशियल अभी आपको मैंने ये पढ़ा था, ई सेल, जो सेल पोटेंशियल है वो ई सेल है।
अब ई सेल के लिए कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये ई सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो रिएक्शन को ड्राइव करती है। ये बेटा वो फोर्स है जो रिएक्शन को ड्राइव करवाती है। अगर ये फोर्स प्लस की है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर ये फोर्स माइनस की है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिखूं तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। कैसे? कॉपर को ऑक्सीडाइज करें और ये रिएक्शन एनोड पे हो, और जो जिंक है इसको हम रिड्यूस करें, मतलब रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस बना रहे हैं हम। स्पॉन्टेनियस तो ये है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है कि कॉपर को ऑक्सीडाइज करेंगे और जिंक को हम रिड्यूस कर रहे हैं। बेटा कॉपर को ऑक्सीडाइज और जिंक को रिड्यूस कर रहे हैं हम। जिंक में रिडक्शन हो रही है, ऐड कर दो इस रिएक्शन को, 2 इलेक्ट्रॉन 2 में कैंसिल हो गए, कॉपर प्लस जिंक आयन, एरो कॉपर आयन प्लस जिंक। अब जो ई सेल इसका निकलेगा बेटा फार्मूला वही है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा कैथोड पे रिडक्शन होती है बेटा, कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे हम, तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल उस कॉपर ने जिंक की माइनस 0.76 वोल्ट। कैथोड पे तो रिडक्शन हो रही बेटा, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है जिंक के अंदर, तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल ली माइनस ई एनोड। एनोड पे कॉपर है, कॉपर की वैल्यू 0.34 है, तो जवाब क्या आएगा? माइनस का 1.1 वोल्ट आएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये रिएक्शन बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद खुद नहीं होगा। तो ये कहता है जो ईएमएफ सेल की होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई सेल, ई सेल से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अगर ई सेल का जवाब प्लस का है तो स्पॉन्टेनियस है, माइनस का है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। दूसरी बात ये बता रहा है कि जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। दूसरी बेटा बात यह है कि जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस की होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ये तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। जिसमें जिंक कॉपर की बात कर रहा हूं तो भी ऐसे ही है, और किसी की बात करेंगे तब भी ऐसे ही होगा। तो जिसकी कम वैल्यू होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। तो अब देखो जिंक की वैल्यू कम थी, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। देखो उससे आगे रिएक्शन में ऑक्सीडाइज किसको कर रहे हैं हम? जिंक को। और रिड्यूस किसको कर रहे हैं? कॉपर को। तो यहां पे यही बात हो रही है, इधर भी यही बात कर रहा है कि जिसकी वैल्यू कम होगी वो ऑक्सीडाइज और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब आते हैं किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रो पोटेंशियल को मेजर करना है तो एक्यूरेट इलेक्ट्रो पोटेंशियल को आप मेजर नहीं कर सकते, एग्जैक्ट इलेक्ट्रो पोटेंशियल को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। फिर क्या, कैसे कर, किस तरह इलेक्ट्रो पोटेंशियल को आप मेजर करेंगे? बेटा कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के साथ। किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपको मेजर करनी है तो उसको कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ। और कंपेरिजन के लिए जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। तो बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होती है ई नॉट ट्वेंटी 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। और 1 मोलर कंसंट्रेशन लेंगे। बेटा देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल के लिए कंडीशन क्या है? टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर,
और जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 मोलर होती है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की निशानी है कि मतलब कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन पे आपको मेजर करना है, कंपेयर करना है। अच्छा, उसके बाद है ई सेल। तो ई सेल बराबर है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई सेल मालूम करने का फार्मूला क्या है बेटा? ई सेल मालूम करेंगे तो ई सेल मालूम करने का फार्मूला है ई कैथोड, कैथोड वाला रिएक्शन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, वो रिएक्शन लिखो, उसकी वैल्यू लिखो, ई सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू माइनस ई एनोड, जिससे आपको मैं पढ़ा कराया हूं पहले। इधर देखो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है जिंक में, तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल ली हमने, वैल्यू आपको याद हो गई होगी, -0.76 से माइनस ई एनोड, एनोड पे क्या हो रही है बेटा? ये एनोड है जिसमें कॉपर में ऑक्सीडेशन हो रही है और जिंक में रिडक्शन। ये कैथोड है, ऊपर एनोड है। तो कैथोड में जिंक है, जिंक की वैल्यू रखी, एनोड पे था कॉपर की वैल्यू रखी हमने, और इसके साइन आगे माइनस लगा दी क्योंकि उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में तब्दील करना था। जवाब आ गया -1.1। और ये देखो जवाब आ गया प्लस का, वो भी फार्मूला सेम ही लगाया हमने, मगर यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तो आगे क्या कह रहा है ये? तो यहाँ पे बेटा यही बात कही गई है कि ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस कौन होगा। मतलब जब कंपेयर करेंगे तो किसको ऑक्सीडाइज करना है, किसको रिड्यूस करना है, उसके लिए कंडीशन बता दी कि जिसकी वैल्यू, जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। ये कल भी बताया था आपको, ठीक है, आज भी आपको बता रहा हूं कि जिसकी वैल्यू कम होती है वो ही ऑक्सीडाइज होता है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है रिडक्शन पोटेंशियल की वो रिड्यूस होता है। इसमें भी देखो ऑक्सीडाइज जिंक हुआ है, कॉपर रिड्यूस हुआ। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ हाफ सेल टू अंडरगो रिडक्शन रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन यही है कि जब उसको हम हाइड्रोजन से कंपेयर करें बेटा, उससे कंपेयर करें हम हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकालते हैं। जिंक की वैल्यू -0.76 जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल है, वो भी हाइड्रोजन से कंपेयर की। कॉपर की वैल्यू 0.34 है, वो भी हाइड्रोजन से कंपेयर की। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाली गई है। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी सब रिडक्शन पोटेंशियल निकाली हमने सबकी, मगर हाइड्रोजन से कंपेयर करके। फिर हाइड्रोजन की कंपैरिजन में वैल्यू क्या रखी जाती है? 0.0। बेटा हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कंपैरिजन के लिए 0.0, ये नोट कर दो। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपैरिजन के लिए कितनी रखते हैं हम? 0.0 रखते हैं। देखो हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाते हैं, और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट होती है, याद कर लो ये कंपैरिजन के लिए। और कंपैरिजन किस पे करते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, इसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सुबह मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम प्लेट का बना होता है। बेटा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ठीक है, प्लैटिनम प्लेट का बना होता है, क्योंकि मेटल की प्लेट का बना होता है इलेक्ट्रोड, और जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं हम, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। कितने पे? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। और कंसंट्रेशन कितनी रखेंगे? 1 मोलर। किसकी? हाइड्रोजन आयंस की, जो इसके अंदर होते हैं। अब इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो प्लैटिनम जो प्लेट होगी उसके गिर्द हाइड्रोजन का लेयर बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट हो जाएगी। बेटा जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाती है? एक्यूमुलेट हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है? एडजॉर्ब। ठीक है, और इससे लगेगा जैसे वो पूरा हाइड्रोजन का ही बना हो, और उसके अंदर
1 मोलर सॉल्यूशन HCl लेंगे या 1 मोलर सॉल्यूशन H2SO4 लेंगे हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे या सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हाइड्रोजन आयंस है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी हाइड्रोजन आयंस है। तो ये कहता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, बेटा देखो उसका शॉर्ट फॉर्म है, एस का मतलब स्टैंडर्ड, एच का मतलब हाइड्रोजन, ई का मतलब इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एस स्टैंडर्ड, एच हाइड्रोजन और ई का मतलब इलेक्ट्रोड। कंस्ट ऑफ प्लैटिनम फॉइल, इसके अंदर प्लैटिनम की फॉइल होगी, प्लैटिनम की प्लेट होगी, और जिसके ऊपर कोटिंग करते हैं किसकी, हाइड्रोजन गैस की, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, और डिप किसके अंदर करेंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेटा 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि कॉपर की प्लेट को कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं, जिंक की प्लेट को जिंक सल्फेट में डिप करेंगे, ऐसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम डिप करेंगे HCl के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर या सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस होंगे, और हाइड्रोजन में रिडक्शन होती है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाती है, और हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल क्या रखी गई है, 0.0 वोल्ट, ये नोट कर दो, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रो पोटेंशियल 0.0 रखी गई है, 0 वोल्ट रखी गई है वैल्यू इसकी। इधर देखो, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 और रिडक्शन पोटेंशियल भी 0, बेटा हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी वो भी 0 है, ये रिडक्शन भी 0, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन आयन बनेंगे, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो भी क्या है, 0.0 वोल्ट है, दोनों, चाहे ऑक्सीडाइज हो चाहे रिड्यूस हो, दोनों में क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। अच्छा, अब हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं किसके साथ, उन एलिमेंट्स के साथ, मतलब पूरा चार्ट बनता है इसमें, उसमें लिथियम भी है, उसमें सोडियम भी है, उसमें पोटाशियम भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें आयरन भी है, उसमें सिल्वर भी है, उसमें जिंक भी है, उसमें क्रोमियम भी है, उन सबको हाइड्रोजन से कंपेयर करके उनकी वैल्यू निकाली जाती है। मतलब ये जो सीरीज देखो, आप देख रहे हो सीरीज, इसके अंदर ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। ये जो सीरीज बुक में दी गई है 273 पेज पर, 273 पेज पर जो सीरीज दी गई है बेटा, सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें देखो सबसे ज्यादा टॉप पर लिथियम है, तो लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की है। तो बेटा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की होगी, एलिमेंट विथ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव की है, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से कंपेयर किया करना हो कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की है, सबसे ज्यादा जो नेगेटिव की वैल्यू बेटा लिथियम की है, इसका मतलब है लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और उसके बाद देखो रिड्यूसिंग पावर कम हो रहा है, रिड्यूसिंग पावर क्या हो रहा है, इसका मतलब है अल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जो जनरली हम कहेंगे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ज्यादातर ये हैं ही, देखो अल्कली मेटल्स हैं, पोटाशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, यही है ज्यादातर, शुरुआत में स्टार्टिंग में यही है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का पूछा जाए और उसके अंदर अल्कली मेटल मौजूद हो, तो इसका मतलब वो अल्कली मेटल होगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हिच इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी सिल्वर, तो बेटा कौन होगा, सोडियम होगा। सोडियम जल्दी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाकी जो कॉइनेज मेटल्स हैं, कॉपर सॉरी गोल्ड और सिल्वर, ये इनर्ट मेटल है बेटा, ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इनको जल्दी जंग नहीं लगता है। तो जो जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो बेटा ग्रुप फर्स्ट वाले हैं, और उन सबसे ज्यादा टॉप पे है लिथियम। इलेक्ट्रो पोटेंशियल के मुनासिब मतलब तरीके से इलेक्ट्रो पोटेंशियल को देखकर हम बता रहे हैं बेटा, इनकी जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है उसकी वैल्यूज को हम देखकर बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो लिथियम है। एक्यूएस इलेक्ट्रो पोटेंशियल के हवाले से देखो, तो यहां पे देखो
स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? सोडियम हो जाएगा। अब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस की है। तो अब देखो ये वैल्यूज कम हो रही हैं, बेटा ये वैल्यूज को देखना है, ये एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। तो जिन एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज ज्यादा नेगेटिव की है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिनकी वैल्यू ज्यादा प्लस की है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अच्छा व्हिच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, सिल्वर भी है, डी, और हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन आयंस भी है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? वो होगा फ्लोरीन, क्योंकि बेटा फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा प्लस की है, जिसकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा प्लस की होगी, बेटा जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा प्लस की है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा फ्लोरीन है। अच्छा उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? अभी हमने पढ़ा था कि सेल पोटेंशियल के लिए क्या करते हैं हम, ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं। बेटा ई सेल वैल्यू करने के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल को कैसे डिटरमाइन करेंगे? सेल पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे? तो बेटा ई सेल जो निकालते हैं वो निकालते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अब उसके लिए रिएक्शन दे देता हूं आपको मैं, एक रिएक्शन देते हूं, कॉपर जिंक वाला तो हो गया पहले पुराना, अब दूसरा रिएक्शन दे देते हैं, निकल बेटा निकल के ऊपर दो चार्ज है प्लस की, दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और निकल की रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस की 0.25 वोल्ट। मैग्नीशियम की निकल बनेगा यहाँ पे, और निकल की रिडक्शन पोटेंशियल जो ई वैल्यू है वो 0.-0.25 है वोल्ट। ई स्टैंडर्ड मैग्नीशियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहेंगे, और इसकी ई वैल्यू -2.38 है। अब खुद बताओ कि ऑक्सीडाइज किसको होना है? मैंने आपको पहले हिंट दे दी है, ऑक्सीडाइज वो होता है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की होती है। बेटा ऑक्सीडाइज वो होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की होगी, जिसका ई जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव की होगी। ये -2.38 है और ये -0.25 है। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा? मैग्नीशियम, ऑक्सीडाइज मैग्नीशियम होगा। रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
और निकल आयंस विल रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। हाँ, अब रिएक्शन को लिखेंगे इस तरह, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विल रिवर्स, रिवर्स हो जाएगा बेटा, मैग्नीशियम का रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन मैग्नीशियम लूज करेगा। देखो मैग्नीशियम का रिएक्शन रिवर्स होगा और रिवर्स रिएक्शन में Mg लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो निकल होगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन हुई है इसके अंदर, इसके अंदर रिडक्शन। अब ऐड करोगे इस रिएक्शन को बेटा, इस रिएक्शन को हम ऐड करेंगे, इस रिएक्शन को हमने क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है। सम करने से दो इलेक्ट्रॉन दो में कैंसिल हो गए, मैग्नीशियम प्लस निकल आयन, मैग्नीशियम आयन प्लस निकल सॉलिड। अब ई सेल निकालो, जो कहता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा, कैथोड पे रिडक्शन हुई है बेटा, कैथोड पे रिडक्शन हुई है, तो रिडक्शन वाली वैल्यू लेनी है इनकी निकल की, -0.25, ठीक है ना। रिडक्शन किस में हुई है, निकल में, तो निकल की वैल्यू ली। माइनस ई एनोड, एनोड पे कौन है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की वैल्यू लेंगे, माइनस का 2.38, तो बेटा ये माइनस का 2.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये 2.38। अब आंसर निकालें, क्या इसका आंसर आता है बेटा, इसका आंसर आएगा 2.13, 2.13 वोल्ट। इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये। रिएक्शन बेटा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। अब आते हैं अगले पेज पर, अगले पेज पर एक एक्सरसाइज दी गई है बेटा, एक एक्सरसाइज है वो भी करवा देता हूं मैं। कॉपर आयंस दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कॉपर मेटल बन गया, और कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट है। क्लोरीन गैस वो भी रिड्यूस हो रही है, क्लोराइड आयन बन गए, इसकी वैल्यू है 1.36 वोल्ट, ठीक है। अब वैल्यू को बताकर बताओ कौन ऑक्सीडाइज होगा। दोनों को वैल्यू प्लस की है, वहां पे दोनों को वैल्यू माइनस की थी, यहां पे दोनों को वैल्यू प्लस की है, तो जिसकी कम वैल्यू होगी प्लस की वो ऑक्सीडाइज होगा बेटा, जिसकी वैल्यू प्लस की कम है वो ऑक्सीडाइज होगा। देखो एलिमेंट विथ लो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल ऑक्सीडाइज, दोनों पॉजिटिव की है ना, दोनों पॉजिटिव की वैल्यूज हैं बेटा, जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव की हो तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, कॉपर।
लो वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल ऑक्सीडाइज। तो यहां पे कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। वाइल क्लोरीन which has high value of E reduction will reduce and act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक्ट करेगी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब देखो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा और क्लोरीन रिड्यूस होगी। कॉपर ऑक्सीडाइज होगा बेटा, इस तरह हो जाएगा। ऑक्सीडेशन कॉपर में हुई है, कॉपर का रिएक्शन रिवर्स होगा। कॉपर का रिएक्शन रिवर्स होगा बेटा, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीडेशन होगी तो जाहिर है इसका रिएक्शन रिवर्स होगा। देखो रिएक्शन कॉपर का रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और रिवर्स रिएक्शन में कॉपर लूज करेगा और क्लोरीन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। इसमें रिडक्शन होगी। अब ऐड कर दो रिएक्शन को, दो इलेक्ट्रॉन दो में कैंसिल हो गए। कॉपर प्लस क्लोरीन गैस, कॉपर आइंस प्लस क्लोराइड आइंस, ये हो गया। अब इसका ई सेल निकालो। ठीक है बेटा, ई सेल कैसे निकलेगा? तो ई सेल निकालने के लिए क्या करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन हुआ है? कैथोड पर हुआ क्लोरीन वाला रिएक्शन। बेटा ये रिडक्शन हुई कैथोड पे, तो 1.36 वैल्यू रखेगी किसकी? क्लोरीन की। माइनस, और कॉपर की वैल्यू क्या है? 0.34। अब इसका आंसर निकाल दें। 1.36 1.36 में 0.34 माइनस कर दें, और 0.34 माइनस कर दें, तो जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा 1.20 वोल्ट। और ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन भी बेटा स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसे रिएक्शंस को आपने देखना है। अब एक और रिएक्शन भी है एशियन और आयरन के दरमियान। एशियन प्लस आयरन 2, एशियन 2 प्लस आयरन। ठीक है बेटा। अच्छा, इसकी आपको निकालनी है, ई सेल निकालना है। ये रिएक्शन खुद लिख दिया गया, उन्होंने रिएक्शन उन्होंने खुद दिया है, इसकी ई सेल निकालो। अब बताओ किसके अंदर रिडक्शन हो रही है? एशियन 0 है, ऑक्सीडेशन। आयरन में क्या हुई है? रिडक्शन।
इसका ई सेल निकालोगे तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अच्छा अब वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं बेटा, इनकी वैल्यूज ई एस एन माइनस 0.14 वोल्ट है, ई आयरन माइनस की 0.44 वोल्ट है। हाँ, अब देखो ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है टिन के अंदर, और रिडक्शन किसके अंदर हो रही है, और रिडक्शन हो रही है किसके अंदर, आयरन के अंदर। बेटा टिन में ऑक्सीडेशन हुई है, टिन देखो ऑक्सीडाइज हुआ और आयरन रिड्यूस हुआ है। अब वैल्यूज रखो, तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा, तो कैथोड पे आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी आयरन की 0.44। माइनस फार्मूले का है, इसकी वैल्यू भी माइनस की है 0.14, तो माइनस का 0.44 माइन और प्लस का क्या हो गया 0.14। अब बताओ आंसर क्या आएगा, आंसर माइनस का आएगा बेटा, आंसर आएगा माइनस का। जीरो 0.30 वोल्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये बेटा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उन्होंने जो दिया था वही मैंने लिखा है। उन्होंने रिएक्शन ऐसे दिया था जिसमें वो टिन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बेटा टिन को ऑक्सीडाइज और आयरन को रिड्यूस। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैथोड पे होगा, और ये रिएक्शन एनोड पे होगा। बेटा ये रिएक्शन जो है रिडक्शन कैथोड पे हो रही है, और कैथोड में रिडक्शन हो रही है आयरन में, तो आयरन की ये वैल्यू है, ये रखी हमने। और टिन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो टिन की हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखी ई एनोड। ठीक है, वो ये वैल्यू है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जवाब ये आएगा जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल है ये। नॉन स्पॉन्टेनियस नॉट फिजिबल, बेटा ये रिएक्शन फिजिबल भी नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करने के लिए आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि इनकी वैल्यूज को देखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देखते हैं। जिन एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं। देखो रिड्यूसिंग एजेंट द सब्सटेंस which oxidize itself and reduce others। बेटा सब्सटेंस जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करे, अपने आप को क्या करे ऑक्सीडाइज करे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और दूसरे एलिमेंट्स को रिड्यूस करे, वो दूसरे सब्सटेंस को वो रिड्यूस करे, अपने आप को ऑक्सीडाइज और दूसरे को रिड्यूस करे। सेकंड डेफिनेशन,
द सब्सटेंस व्हिच लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, the substance which undergo oxidation, जिस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन का अमल हो, जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरे, उसको हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। बेटा उस सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, वो सब्सटेंस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन का अमल होता है। ठीक है, अब देखो ये है H2 प्लस Br2, ये बन गया HBr, हाइड्रोजन भी 0, ब्रोमीन भी 0, हाइड्रोजन यहां पे +1, ब्रोमीन -1। तो अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट है ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन का अमल हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का इंक्रीज हुआ है, हाइड्रोजन का 0 से +1 हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हुई है, हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है, हो रहा है, और ब्रोमीन को इसने रिड्यूस किया है। अच्छा, अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, द सब्सटेंस which oxidize others and reduce itself। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, जैसे ब्रोमीन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हो गया। द सब्सटेंस which gain electron जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस अंडरगो रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन का अमल होगा, तो इसका मतलब है जो Br2 है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो Br2 है इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई, इसमें रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है। ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कल हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे इसको, बेटा पढ़ेंगे इवनिंग की क्लास में। जो आपकी इवनिंग की क्लास होगी इसके अंदर और इसके जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर तो वैसे तो आपका क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस भी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस जो इसकी बुक में है, पंजाब की बुक में, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड,
के प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। इसके अलावा एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड, उनके जो एक्वियस सॉल्यूशन है उसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैथोड पर कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे और एनोड पर कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। इंशाल्लाह कल इवनिंग की क्लास जो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। और आपके टॉपिक बेटा जिनका टेस्ट होना है वो 2 चैप्टर हैं आपके, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं अभी, और एक है थर्मोडायनामिक मतलब थर्मोकेमिस्ट्री, 2 चैप्टर्स हैं। यूएसपी लेक्चर 12 केमिस्ट्री लेक्चर है